गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेशन के लिए क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंपोर्ट किसे कहेंगे। इंपोर्ट का मतलब, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट के मतलब हम इंडिया के बाहर के किसी भी कंट्री से जब इंडिया में कोई भी गुड्स मंगवाते हैं तो उन्हें हम इंपोर्ट कहेंगे। ओके। और इसके लिए बाकायदा इंपोर्ट ऑफ गुड्स की कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले दो कैटेगरीज़ हैं। एक फ्री इंपोर्ट है, एक हमारा नेगेटिव लिस्ट है। फ्री इंपोर्ट का मतलब होता है एग्जिम पॉलिसी के हिसाब से कुछ ऐसी गुड्स जिनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो फ्री हैं, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ऐसे गुड्स को ऐसे इंपोर्ट को फ्री इंपोर्ट कहा जाएगा। और एग्जिम पॉलिसी जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी है, उसके हिसाब से रेगुलेट किया जाता है इनको। और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाने में जिसका कंट्रीब्यूशन रहता है और जिसकी कोशिशें रहती हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली, बिकॉज़ इंडिया जो है WTO का मेंबर है, तो अकॉर्डिंग टू WTO गाइडलाइंस बहुत सारे इंपोर्ट्स को फ्री किया गया है और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो कम किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरा पार्ट जो है नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट की। तो नेगेटिव लिस्ट में आती हैं एक रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स, एक कैनालाइज्ड इंपोर्ट्स और एक है प्रोहिबिटेड गुड्स। ठीक है। ये यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखाई दे रही होंगी। रिस्ट्रिक्टेड गुड्स का मतलब होता है ऐसी गुड्स जो ITC-HS कोड्स, ITC-HS कोड्स का मतलब है इंडियन ट्रेड क्लैरिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोडिंग, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली कुछ गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत है। बिना लाइसेंस के हम इन गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स तो फ्रीली इंपोर्टेड हैं, जो इस कैटेगरी में आ रही हैं, फ्री इंपोर्ट की कैटेगरी में आ रही हैं। बट अभी भी बहुत सारी गुड्स ऐसी भी हैं जो लाइसेंस के अंतर्गत ही मंगाई जा सकती हैं। कैनालाइज एक्सपोर्ट होता है। कैनालाइज एक्सपोर्ट जो कैनालाइजिंग एजेंसी के द्वारा, यानी कि जो पर्टिकुलर एजेंसी है, पर्टिकुलर चैनल है गवर्नमेंट का, जैसे स्टेट अंडरटेकिंग है, उनके द्वारा ही ये गुड्स मंगाई जा सकती हैं। ठीक है। तो इन्हें हम कैनालाइज्ड गुड्स या एक कैनालाइज एक्सपोर्ट कह सकते हैं। प्रोहिबिटेड गुड्स का मतलब ऐसी गुड्स जिनके मंगाने पर रिस्ट्रिक्शन है और किसी भी लाइसेंस या किसी और तरीके से गुड्स को मंगाना, दिस इज़ एक तरीके से इट्स ए क्राइम कह सकते हो आप, इट्स पनिशेबल ऑफेंस कह सकते हैं। तो आर्म्स एक्ट है या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमें चलना है। तो हम उनके हिसाब से अगर उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें तो हमें ऐसी गुड्स को मनाने पर पाबंदी है। ठीक है। ये तो हो गई हमारे इंपोर्ट ऑफ गुड्स की कैटेगरी। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन पर, यानी इंपोर्ट करने के लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आपके पास यहाँ पर देख सकते हो देयर आर 2 प्रोसीजर्स, जनरल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन और प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन अंडर कस्टम एक्ट। हमें दोनों प्रोसीजर फॉलो करने हैं। जनरल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन में क्या है, कुछ जनरल बातें हैं जो आपको हम डिस्कस करेंगे, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, और कस्टम एक्ट के अंतर्गत भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। ठीक है। अब हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन पे। जैसे सबसे पहले हम ट्रेड इंक्वायरी की बात करते हैं। जब भी बायर ने कुछ भी चीज़ बाय करनी है तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे सेलर के पास देखता है, जाता है, कंफर्म करता है, प्रोडक्ट की जांच पड़ताल करता है, प्राइस के बारे में इंस्पेक्शन करता है। इट मीन्स कि वो ट्रेड इंक्वायरी करेगा, राइट। तो यहाँ पे भी वही सीन रहेगा कि अगर आपने कुछ बाय करना है किसी और कंट्री से, तो डेफिनेटली आप जहाँ से भी बाय करना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं, या आप ऑब्वियसली आपके पास अगर ऑप्शन है उस रॉ मटेरियल को या कोई भी जो भी गुड्स आप मंगवा रहे हैं, उसके लिए आप देखेंगे कि जो भी सेलर्स हैं आपकी नज़र में, या जिन सेलर्स से आप मंगवाना चाहते हैं, उनके पास एक इंक्वायरी के लिए रिटर्न रिक्वेस्ट डालेंगे, जिसके अंतर्गत आप उनसे उनकी गुड्स के प्राइसेस, क्वालिटी और जो भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है गुड्स से रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनसे मांगेंगे। और ये एक तरीके से इंक्वायरी है कि जब बायर सेलर से बाय करने से पहले उसके प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन डिमांड करता है। ठीक है।
तो ये आपके पार्ट पे होगा कि आप क्योंकि बायर हैं, यू आर प्रपोज्ड बायर, आप बाई कर सकते हैं, आप बाई करने वाले हैं, तो आप सेलर, जो भी सेलर्स हैं, एक सेलर नहीं, आप बहुत सारे सेलर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके एजेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे उनकी प्रोडक्ट की लिस्ट या जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहें वो मांग सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, इंपोर्टर को एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और लाइसेंस जो है वो जनरल और स्पेसिफिक दोनों हो सकता है, यानी कि जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल लाइसेंस का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ हम किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा कोई पर्टिकुलर कंट्री अभी हमने ऑप्शन में नहीं लिया है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर कंट्रीज से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर हम ये मेंशन कर दें कि हमें पर्टिकुलर कंट्री से ही इंपोर्ट करना है तो स्पेसिफिक लाइसेंस जो है वो अलाउ करेगा आपको उन्हीं कंट्री से सामान मंगवाने के लिए, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है दैट इज़ ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि अब आप जब भी आपका एक जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक्सपोर्टर के साथ, तो अब आप उसको जब फाइनल पेमेंट करेंगे तो वो फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में करेंगे, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में करेंगे, तो यू विल हैव टू अरेंज दैट करेंसी इन एडवांस, राइट। तो उसके लिए आपको वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी। लाइसेंस लेने के बाद आपको वो फॉरेन करेंसी जो आपको इन नियर फ्यूचर देनी है एक्सपोर्टर को, उसके लिए आप अरेंजमेंट्स करेंगे। सो यू विल हैव टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द फॉरेन करेंसी टू बी पेड टू एक्सपोर्टर। नेक्स्ट इज़ प्लेसिंग एन इंडेंट और ऑर्डर। अब आपके पास लाइसेंस आ गया है, फॉरेन करेंसी का आपके पास अरेंजमेंट है, तो आप क्या करेंगे, एक ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड इंडेंट या ऑर्डर एक प्लेस करेंगे। इंडेंट का मतलब ऑर्डर ही है। जिस एक्सपोर्टर से आप मंगवाना चाहते हैं उसके पास या उसके एजेंट के पास एक ऑर्डर भेजेंगे और उसके अंदर आप अपना सारा स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि आपको कौन सा किस तरीके का गुड्स चाहिए। अगर इंडेंट ओपन है, दो तरह का होता है, और जो आप ऑर्डर दे रहे हैं वो दो टाइप का हो सकता है, एक ओपन इंडेंट हो सकता है या क्लोज इंडेंट होगा। ओपन इंडेंट का मतलब होता है कि आपका जो भी एजेंट अगर फॉरेन कंट्री में और वहाँ जिस कंट्री से आप मतलब एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, इन दैट केस वो एजेंट के पार्ट पर होगा कि वो अपने आप ही देखेगा गुड्स के बारे, मतलब एजेंट के ऊपर आप इस बात को जाने छोड़ देंगे। आप सिर्फ ऑर्डर में कोई भी पर्टिकुलर गुड्स स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो एक तरीके से सारी डिटेल वो एजेंट के पार्ट पे ही डिसाइड होगी वहाँ जब ऑर्डर एक्चुअली जब एजेंट एक्सपोर्टर से कांटेक्ट में आएगा। लेकिन क्लोज इंडेंट में तो हम जब ऑर्डर देते हैं तो अपनी जो भी गुड्स हमें मंगानी है उसकी सारी क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड प्राइस और जो भी स्पेसिफिकेशन हम चाह रहे हैं वो हम एडवांस में ही उसमें मेंशन करेंगे, हम उसको एजेंट के पार्ट पर नहीं जाने देंगे, ठीक है। स्टेप 5 दैट इज़ डिस्पैचिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा लेटर है जो इम्पोर्टर का बैंक इशू करता है। इम्पोर्टर एक बैंक जो उसका बैंक मतलब जिस बैंक से वो पेमेंट करेगा इन फ्यूचर, तो बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि बैंक इम्पोर्टर के लिए एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसका नाम होगा लेटर ऑफ क्रेडिट, जो इस बात का प्रूफ है कि जब बैंक के पास एक्सपोर्टर की तरफ से सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे देन बैंक इंपोर्टर के पार्ट पर एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। इट मीन्स कि एक तरीके से सिक्योरिटी हो गई एक्सपोर्टर के लिए इंपोर्टर के नाम की कि इंपोर्टर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कल को पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो बैंक उसकी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो ऐसे नहीं ले रहा है, ऑब्वियसली बैंक के साथ इंपोर्टर का कॉन्टैक्ट है, तो उसके आधार पर जो है बैंक उसको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा। उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बिना पर ही जो एक्सपोर्टर है वो एक तरीके से गुड्स की डिस्पैच करेगा, और ये एक तरीके से एक बहुत सिक्योर मेथड है इस तरीके का डील करने का, ठीक है। सो एक अंडरटेकिंग हो गई ना इंपोर्टर का बैंक अब यहाँ पर एक अंडरटेकिंग दे रहा है कि भाई आप हमें जब डॉक्यूमेंट सारे दे देंगे देन हम आपको पेमेंट रिलीज़ कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ अपॉइंटिंग क्लियरिंग एजेंट्स। अब क्लियरिंग एजेंट कौन होते हैं? क्लियरिंग एजेंट वो होते हैं जो आगे का सारा काम एक तरीके से करते हैं, यानी कि इंपोर्टर के लिए अरेंजमेंट करते हैं कि गुड्स जब उनकी गुड्स यहाँ तक आ जाएंगी कस्टम तक, यानी आपके कस्टम डिपार्टमेंट जो भी एयरपोर्ट पर या फिर शिप से पोर्ट पर पहुंचेंगी तो वहाँ से क्लियर करवा कर गुड्स आप तक पहुंचाना, ये क्लियरिंग एजेंट का काम है। इसके लिए हमें क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक जॉब है जो क्लियरिंग एजेंट्स को दी जाती है और उनका काम ही यही है, एक तरह से उनका बिज़नेस है। ये क्लियरिंग एजेंट का एक तरीके से बिज़नेस का हो क्या होगा या आप प्रोफेशन कह लो, एक ही बात है, क्योंकि पर्टिकुलर इसमें थोड़ा सा एक बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो इंपोर्टर अपने लेवल पे करना उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, तो इसलिए क्लियरिंग एजेंट की हम हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट इज़ रिसीप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस है, ये डिवाइस नहीं है। इंपोर्टर को एक्सपोर्टर की तरफ से एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसको आप इन्फॉर्मेशन मान के चलिए, जिसके अंदर एक्सपोर्टर बता रहा है इंपोर्टर को कि वो डेट जिस पर गुड्स जो है शिप में लोड हो गई हैं या एयरक्राफ्ट में लोड हो गई हैं। तो एक तरीके से ताकि हम यहाँ पर अपनी तैयारी कर लें उनको क्लियर कराने की। जब वहाँ से गुड्स चल चुकी तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्टर इंपोर्टर को देगा, दैट इज़ शिपिंग एडवाइस। और इस तरीके के आधार पर इस बात पर इसको प्राप्त करके रिसीव करके इंपोर्टर विल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू फॉर द क्लियरेंस ऑफ गुड्स, राइट। नेक्स्ट वन इज़ रिसीप्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? हम आपको याद हो तो हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, हम अपने एक्सपोर्ट के प्रोसीजर में भी ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे हमने देखे थे और इनिशियल जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें चाहिए। हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग है, एक बिल ऑफ एंट्री है, एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, कमर्शियल इनवॉइस है और पैकिंग लिस्ट है, कंसूलर इनवॉइस है। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में वैसे मैं आपको पहले भी एक वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बता चुकी हूँ। तो इंपोर्टर का बैंक मतलब जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था, राइट, जो फाइनली पेमेंट रिलीज़ करेगा, राइट। तो इंपोर्टर का बैंक रिसीव करेगा ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से? एक्सपोर्टर के बैंक से, ठीक है। एक्सपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के बैंक को ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही तो इंपोर्टर जो है उसको पेमेंट करेगा। मतलब एक तरीके से इंपोर्टर अपने बैंक को पेमेंट करेगा और बैंक जो है फिर वो आगे एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट करेगा और वहाँ से वो एक्सपोर्टर रिसीव करेगा पेमेंट्स को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बिल ऑफ एंट्री। अब बिल ऑफ एंट्री क्या चीज़ है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें चाहिए, राइट। किसको चाहिए? इंपोर्ट ऑफ गुड्स में ये ज़रूरी होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो ये बता रहा है, ये एक तरीके से प्रूव कर रहा है कि जो भी गुड्स हम लोगों ने ऑर्डर की थी, चाहे जो भी क्वांटिटी थी या क्वालिटी थी या स्पेसिफिकेशन था, वही गुड्स वहाँ से लोड होकर यहाँ पर एंटर हुई हैं। एक तरीके से बिल ऑफ एंट्री का मतलब ये प्रूफ है कि वही गुड्स सेम स्पेसिफिकेशन की, जो सेम डिस्क्रिप्शन के गुड्स जो हैं वो वहाँ से उस कंट्री से, जिस कंट्री में आपने ऑर्डर दिया था वहाँ से वो आपके कंट्री में एंटर हुई हैं, ठीक है। कस्टम ऑफिस जो है आपको ये एक फॉर्म सप्लाई करता है जिसकी 3 कॉपीज़ बनाई जाती हैं। एक कॉपी कस्टम डिपार्टमेंट रखेगा अपने पास, ठीक है, और एक पोर्ट ट्रस्ट को दी जाएगी, पोर्ट ट्रस्ट जहाँ पर सामान आपका आना है या आया है, और तीसरा इंपोर्टर को दे दी जाएगी। तो 3 कॉपीज़ तैयार करेंगे हम मतलब कस्टम अथॉरिटीज़। नेक्स्ट इज़ डिलीवरी ऑर्डर। अब डिलीवरी ऑर्डर का क्या सीन रहेगा कि क्लियरिंग एजेंट जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सामान क्लियर करवाने की, वो डिलीवरी ऑर्डर रिसीव करेगा कहाँ से? फ्रॉम द ऑफिस ऑफ शिपिंग कंपनी से। मान लीजिए जिस भी शिप से आपका सामान आया है उसका जो ऑफिस होगा वहाँ से उसको डिलीवरी ऑर्डर मिलेगा। उस डिलीवरी ऑर्डर के लिए शिपिंग कंपनी जो है आपको डिलीवरी ऑर्डर लेकिन तभी देगी जब आप उनके चार्जेस पे करोगे। ऑब्वियसली शिपिंग कंपनी जिसके थ्रू आपका सामान आ रहा है तो चार्जेस तो आपको ही पे करने हैं ना। चार्जेस पे करने के बाद आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है।
इसके आधार पर ही आपको फिर सामान क्लियर करने में मदद मिलेगी। अगर ये ऑर्डर आपको मिला नहीं डिलीवरी ऑर्डर, तो ये फिर डिलीवरी ऑर्डर को आप ये मत समझना कि आपको डिलीवरी कर रहे हो, आपको डिलीवरी लेनी है, आपको शिपिंग कंपनी से डिलीवरी लेनी है, आप सामान मंगवा रहे हो, आप भेज नहीं रहे हो। आप कहीं आप इस पॉइंट पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पर डिलीवरी ऑर्डर का मतलब एक तरीके से ये मान लो कि शिपिंग कंपनी आपको बता रही है कि आपका सामान आ गया है, लेकिन वो आपको ये चीज़ तभी देगी जब आप उसका फ्रेट क्लियर करोगे, आप उसके ड्यूज़ क्लियर करोगे, ठीक है। अब आपने क्लियरिंग यानी कि क्लियरिंग एजेंट ने जितने भी डॉक चार्जेस यानी कि जो भी पोर्ट ट्रस्ट जो चार्जेस थे वो पे किए आपने, और आपने क्या किया, पोर्ट ट्रस्ट रिसिप्ट मतलब वहाँ की रिसिप्ट आपने ले ली, उसकी 2 कॉपीज़ तैयार, 2 कॉपीज़ में आपने पोर्ट ट्रस्ट रिसिप्ट ले ली, ठीक है। अब फिर क्या करोगे आप, यानी क्लियरिंग एजेंट क्या करेगा, कस्टम हाउस में जाएगा, कस्टम हाउस को अप्रोच करेगा, 1 कॉपी वहाँ दिखाएगा किसकी, पोर्ट ट्रस्ट जो रिसिप्ट अभी आपको मिली है ना उसकी, ठीक है, और 2 कॉपी देगा उसको बिल ऑफ एंट्री की। अभी आपको मैं यहाँ बताऊँ, आपको ये ध्यान है कि हमने 1 कॉपी पोर्ट ट्रस्ट के लिए रखी थी, 1 कॉपी कस्टम ने रखी थी, 1 कॉपी इम्पोर्टर ने रखी थी, ठीक है। कस्टम ने उसको अपनी कॉपी रखकर 2 कॉपी दे दी थी इम्पोर्टर को। कौन कौन सी, एक तो इम्पोर्टर को खुद रखनी है और एक पोर्ट ट्रस्ट के नाम की है। तो ये जो क्लियरिंग एजेंट है ये पोर्ट ट्रस्ट को वो क्या कर रहा है, वही वाली कौन सी वाली जो एक तो जो डॉक चार्जेस उसने दिए है उसकी कॉपी यानी कि उसकी रिसिप्ट, और दूसरा 2 कॉपी देगा बिल ऑफ एंट्री की, ठीक है। 2 कॉपी दी है, एक अपनी वाली भी दे दी और एक उनकी वाली भी दे दी, ठीक है। किसको दे दी, कस्टम अथॉरिटीज़ को दे दी। तो कस्टम ऑफिसर जो है इस पर अपनी स्टैंप लगाएगा, ठीक है, और 1 कॉपी बिल ऑफ एंट्री की वापस किसको दे देगा, इम्पोर्टर को दे देगा, ठीक है। उसके बाद फिर इम्पोर्टर क्या करेगा, इम्पोर्टर जो है कस्टम ड्यूटी पे करेगा, ओके, गुड्स को क्लियर करवाएगा। ये मतलब काम क्लियरिंग एजेंट करेगा, कहने का मतलब ये है। अगर कस्टम ड्यूटी आपने पे नहीं की, गुड्स बेशक इंडिया में आ चुकी हैं लेकिन आपके हाथ में नहीं आएंगी जब तक आप उनका पैसा नहीं देते हो। कस्टम डिपार्टमेंट का पैसा दोगे तो आपको गुड्स मिलेंगी, अदरवाइज़ वो आपकी गुड्स को तब तक अपने गोदाम में, जो कि वहाँ पर उनके वेयर हाउसेज होते हैं ना, वहाँ पे ही रखेंगे, और जब आप क्लियर कर दोगे ड्यूज़ तब आपको मिल जाएंगी। और जैसे ही आप ड्यूटी पे करोगे तो गुड्स जो है वहाँ से डॉक से क्लियर हो जाएगी, देन आप अपने घर पे ला सकते हो, अपने गोडाउन में लेके जा सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा ध्यान में करना, ध्यान से कीजिएगा। स्टेप 11 और स्टेप 10 और ये जो स्टेप 9 है ये थोड़े से ट्रिकी है। पेमेंट टू क्लियरिंग एजेंट, अब आपने क्लियरिंग एजेंट से इतनी सेवाएं ले ली, उसने आपके नाम के कई ड्यूज़ भी भरे हैं, फ़ीस भी भरी है, फिल की है, मतलब उसको पे किया है। देन यू विल हैव टू पे टू क्लियरिंग एजेंट फॉर द एक्सपेंसेस एंड फीस ही हैज़ ऑलरेडी बी पेड, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ पेमेंट टू एक्सपोर्टर। तो अब एक्सपोर्टर को पेमेंट हो जाएगी। तो पेमेंट एक्चुअली वही वाली बात है कि आप अपने इम्पोर्टर अपने बैंक को देगा, बैंक जो है फिर आगे पेमेंट रिलीज़ करेगा। तो इम्पोर्टर जो है फाइनली एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा। और जो है एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादातर एक्सपोर्टर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रतिज्ञा पत्र टाइप जिसको आप कह सकते हैं, और इस इम्पोर्टर को इस बिल को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक इट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और जिसमें 2 पर्सन के बीच में जो भी पैसों का लेन देन है वो इस तरीके से हो रहा है, और इम्पोर्टर इस बिल को एक्सेप्ट करेगा और फिर उसकी पेमेंट करेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। तो ये हमारा था कौन सा वाला प्रोसीजर, ये था हमारा जनरल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन। सो नेक्स्ट प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।